आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जम्मू एंड कश्मीर की डीलिमिटेशन काउंसिल की बात करेंगे। तो डीलिमिटेशन जो होना है जम्मू एंड कश्मीर का बात करेंगे। दोस्तों, क्या है डीलिमिटेशन? तो डीलिमिटेशन कमीशन को सेटअप किया गया 6 महीने बाद। सेंटर ने 370 एब्रोगेट किया। अभी 5 अगस्त को ही 2 साल पूरे हुए। 2019 में इसको खत्म कर दिया था। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया। जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया, एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। ये आपको पता ही है। तो अब इसमें डिलिमिटेशन प्रोसेस होना है ना। तो अभी आपको पता ही है, जून में मोदी जी 13 जून में सारे नेताओं से मिले थे और सबने यही बोला कि डिलिमिटेशन हो। इससे पहले हम इसको समझें, पहले आप देख लीजिए कि 370 के बाद क्या क्या बदल गया। सबसे बड़ी बात, जम्मू एंड कश्मीर 2 में डिवाइड हो गया। अब एक यूनियन टेरिटरी हो गया, पहले एक राज्य था। तो जम्मू एंड कश्मीर अलग है, जिसमें लेजिस्लेचर होगी, विधानसभा होगी। पहले 87 सीटें थी जम्मू एंड कश्मीर में, आप देखेंगे। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। तो पहली बात तो ये। दूसरा, लद्दाख में पॉपुलेशन है 2.74 लाख की और यहां पे पॉपुलेशन है लगभग 12 लाख की। ठीक है, मतलब 1 करोड़ की। अब 370 के बाद हुआ क्या? पहली बात, जम्मू एंड कश्मीर में डुअल सिटीजनशिप मिलती थी। आप जम्मू एंड कश्मीर के भी नागरिक हो और भारत के भी नागरिक हो, है ना। ये डुअल जम्मू एंड कश्मीर का 1958 में अलग अपना संविधान बनके तैयार हो गया। शेख अब्दुल्ला थे ना भाई। अगर आप इतिहास देखो तो क्या हुआ कि कश्मीर जो है, कश्मीर पे पाकिस्तान अटैक 1947 में, 1947 में क्या था कि सारी रियासतें जो थी वो भारत के साथ आ गई। जम्मू एंड कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और त्रावणकोर, ये 4 रियासतों ने प्रॉब्लम की। त्रावणकोर के राजा के ऊपर बम फेंक दिया, डर के मारे वो भारत में आ गए। जूनागढ़ ने मिलिट्री को घेर लिया, पूरी पब्लिक महावत खान के खिलाफ थी जो वहां के राजा था, वो भारत में आ गया। ऑपरेशन पोलो हैदराबाद में चलाया, 5 दिन के अंदर वो भारत में आ गया। और जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ कि राजा हरि सिंह अड़े हुए थे कि भैया ऐसा है, हमको नहीं करना है क्या, भारत के साथ हमको नहीं जाना है। तो क्योंकि हमको भारत के साथ नहीं जाना है, हमको अलग रहना, नहीं पाकिस्तान के साथ जाना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 1947 में, 1947 में इधर पाकिस्तान भाई कश्मीर को चाहता था, बहुत इंटीग्रल पार्ट था। तो अक्टूबर आते आते कबाइलियों ने कश्मीर पर अटैक करना शुरू कर दिया। अब उसके बाद फिर जब राजा हरि सिंह को पता चला, रे बाप रे, तो बड़ा बवाल हो जाएगा। तो फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीके, उनकी तरफ से वीपी मेनन आए थे। तो वीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इन तीनों का काम भारत को रीऑर्गेनाइज करने में बहुत बड़ा है। स्पेशली वल्लभ भाई पटेल का, वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन, इन दोनों ने शानदार काम किया। वीपी मेनन वल्लभ भाई पटेल के सेक्रेटरी थे। तो फाइनली इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया राजा हरि सिंह ने। और जब ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन हुआ तो भैया, जब कश्मीर भारत के पास, तो उसके बाद फिर फौजें गई। अब फौजें गई, वहां पे लड़ाई की और पीछे खदेड़ना शुरू कर दिया। अब पीछे जब खदेड़ना शुरू किया तो प्रॉब्लम ये हो गई कि यूनाइटेड नेशंस में मसला चला गया। तो ये वाला हिस्सा तो हमारे पास रहा, लेकिन इस हिस्से में अभी भी पाकिस्तान की फौजी थी। अगर चाहते तो हम पूरे पाकिस्तान तक चले जाते। तो फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आया 247। उसने ये बोला कि क्योंकि भैया कश्मीर कह रहा था हमको चाहिए आजादी। अब कश्मीर में ये था कि अगर मान लो कि वहां पे रेफरेंडम कराना है तो सबसे पहले तो पाकिस्तान अपनी फौज पीछे हटाए, फिर भारत हटाए, फिर वहां पे रेफरेंडम होगा, जो कि कभी हुआ ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान कभी फौज हटाएगा ही नहीं। तो अगर कश्मीर में रेफरेंडम नहीं हुआ है तो पाकिस्तान की वजह से नहीं हुआ है। ठीक है, रेफरेंडम तो खैर बहुत भूली बिसरी बात है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर जितना भारत के पास था, जो उधर चला गया उसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोला। अब जितना भारत के पास था तो उस पे हम ये देखते हैं कि भारत ने काफी ज्यादा रियायतें दे दी। भारत ने बोला कि जम्मू एंड कश्मीर अपने हिसाब से गवर्न हो। शेख अब्दुल्ला पहले प्राइम मिनिस्टर होता था और गवर्नर को सदर रियासत बोला जाता था। बाद में 1965 के बाद इसको चीफ मिनिस्टर बदला गया। तो अभी हम ये देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला अपना रहे और कम्युनिकेशन, डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स, बस यही भारत के पास रहेगा। बाकी जो वहां के राइट्स हैं वो अलग हैं, लैंड के लॉ अलग है, सब कुछ अलग है। डुअल सिटीजनशिप होगी। तो उनका संविधान 1958 में बनके तैयार हो गया। इधर शेख अब्दुल्ला को जब जवाहरलाल नेहरू को पता चला कि तो भारत के खिलाफ साजिश करे, तो 10 साल के उनको जेल भेज दिया। 1953 में ही शेख अब्दुल्ला जेल में रहे। तो शेख अब्दुल्ला की पहले तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी, बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें हुई। अब धीमे धीमे वक्त आगे बढ़ा। अब वक्त आगे बढ़ा तो धीमे धीमे अब 1975 में शेख इंदिरा अकॉर्ड्स हुए, इंदिरा शेख अकॉर्ड्स हुए, जिसमें एक तरीके से रेफरेंडम की बात को नकार दिया
और शेख अब्दुल्ला बोला कि ठीक है हम भारत के साथ बिल्कुल हैं, बदले में आप हमको चीफ मिनिस्टर बना दिए। तो शेख अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हो गए, पूरी पावर इनके पास दोबारा आ गई, है कि नहीं। तो ये हुआ। तो रेफरेंडम बहुत भूली बिसरी बात हो गई थी, ये होना नहीं था। लेकिन जब ये हुआ तो कश्मीरियों को लगा रहे हमारे साथ धोखा हुआ है। तो जितने भी कश्मीरी लोग थे और जो भी अलगाववादी थे और जो ये बात कर रहे थे कि हमको कश्मीर में अलग होना है, 1987 में इलेक्शन हुए और इन सब ने पार्टी बनाई और उन्होंने बोला कि चलो अब हम डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आगे आएंगे। लेकिन जब रिजल्ट आया तो कांग्रेस जीत गई, नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत गया। अब आरोप ये लगा कि भाई ये सरकार ने हमारे साथ नाइंसाफी की है, क्योंकि 1987 में केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की, राजीव गांधी सरकार। हम जीत रहे थे और जबरदस्ती ये जो इलेक्शन है उसमें धांधलीबाजी करके हमको हरा दिया गया। अब यहां पे शुरू हो गया मिलिटेंसी रूल। कश्मीरी पंडितों को बहुत मारा गया, भगाया गया। 1990 तक एक खतरनाक चीज चली, बहुत कश्मीर हाथ से चला गया। फिर फौज गई। 1991 से लेकर 1996 तक जगमोहन थे ना गवर्नर, प्रेसिडेंट रूल चला और फिर फौज ने वहां पे बहुत शानदार काम किया। 2000 के बाद नॉर्मलसी वापस आई कश्मीर में, सब कुछ ठीक हुआ। लेकिन फिर बुरहान वानी को मारा 2016 में, उसके बाद प्रॉब्लम और ज्यादा शुरू हो गई। तो करते करते करते, बड़ी लंबी कहानी है, मैंने पूरा कवर भी किया हुआ है। तो करते 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 बीजेपी सब सरकार रही। हालांकि आपको बता दूं कि जब 2014 में जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस हुए थे तो किसी ने भी ये नहीं सोचा था, पहली बार बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी और पीडीपी, मुफ्ती मोहम्मद महबूबा मुफ्ती ने, मुफ्ती मोहम्मद बोल रहा हूं, उनके तो पिताजी थे, महबूबा मुफ्ती ने सरकार बनाई। महबूबा मुफ्ती और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई। अब प्रॉब्लम ये हो गया, दोनों अलग हो गए, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल। लेकिन फिर 2019 में धमाका कर दिया और यहां पे 370 को एब्रोगेट कर दिया। पर्सनली माने तो मैं 370 के फेवर में कभी नहीं था। हालांकि बहुत एक्सपर्ट्स का ये भी माना कि एक पुल था, एक ब्रिज था, लेकिन अब ये पुल जो है वो तोड़ दिया गया। तो 370 को हटा दिया गया और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस बदल गया कि पहली बात तो कोई डुअल सिटीजनशिप नहीं है। सेंट्रल लॉ अब, क्योंकि यूनियन टेरिटरी है, केंद्र है भाई, केंद्र और स्टेट में फर्क होता है ना। हम लक्ष्मीकांत पढ़ी कि नहीं, जिन्होंने मेरा फाउंडेशन कोर्स लिया उसमें मैंने पूरा पढ़ा है, ऐसे भी फ्री के लेक्चर्स भी यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो सेंट्रल लॉ दे डायरेक्टली अप्लाई। जम्मू एंड कश्मीर के लिए कोई सेपरेट लॉ नहीं है। इंडियन सिटीजन जो हैं दे कैन बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी। अब 2 झंडे, पहले जम्मू एंड कश्मीर के अलग झंडा था, भारत का अलग झंडा है, तिरंगा है, अलग अलग था। लेकिन अब ऐसा नहीं था। और पहले भारत का कोई भी नागरिक यहां पे भूमि नहीं खरीद सकता था, लैंड नहीं खरीद सकता था, ठीक है। और अब इंडियन सिटीजन जो हैं वो लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय कर सकते हैं। वैसे आपको बता दूं कि जो शेड्यूल 6 में है उसमें भी यही चीज है। 6 शेड्यूल में भी आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम आते हैं ना, वहां पे भी यही है कि लैंड नहीं। वहां पे कल्चर को बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। हिमाचल प्रदेश में भी जो बाहर के है वो लैंड नहीं खरीद सकते, क्योंकि अगर लैंड खरीदना शुरू कर दिया, खुद समझिए, तब तो बर्बाद कर देंगे पूरे इकोलॉजी, इन्वायरमेंट खत्म। समझ रहे हो ना। तो ये चीज हो जाएगी। तो हर 5 साल में इलेक्शंस होने हैं। अब हर 5 साल में वैसे भी तो सेंटर जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगा सकता है। पहले 3 तरीके की इमरजेंसी होती है, आर्टिकल 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 स्टेट इमरजेंसी। स्टेट इमरजेंसी तो 100 से ज्यादा बार लगाई गई है, सबसे पहले पंजाब में लगाई गई थी। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 जो आज एक बार भी नहीं लगाई गई है। तो पुलिस जो है अब वो सेंटर मैनेज करेगी। यूनियन टेरिटरी के सारे प्रोविजंस यहां पे लागू होंगे। पुलिस एक स्टेट सब्जेक्ट है, ठीक है ना। 3 लिस्ट है ना, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। तो सबसे पहली तो बात यह है कि डीलिमिटेशन का मतलब क्या है। डीलिमिटेशन का मतलब होता है रीड्रॉइंग ऑफ बाउंड्रीज। अब इसमें एक बैठती है कमीशन, डीलिमिट, लिमिट, दोबारा से लिमिट सेट करना, इसको बाउंड्री कमीशन भी बोला जाता है। सर क्यों बाउंड्री सेट, क्यों बाउंड्री, क्या बढ़ा दिया जाएगा? नहीं नहीं, बढ़ाया कुछ नहीं जाता है, बस सीटें बढ़ाई जाती हैं फर्ज के तौर पे। हर सेंसस के बाद होता है, हर 10 साल के बाद होता है। डीलिमिटेशन कमीशन जो है जम्मू एंड कश्मीर के लिए 1952 में आया, 63, 73 और 2002 में आया, ठीक है। तो अब ऐसा इसलिए है कि देखो बेटा क्या होना है कि हर 10, जैसे कंस्टिट्यूएंसी हमारी, ठीक है। अब अगर आप लोकसभा की बात करते हो तो लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस होते हैं, उसमें क्या है, पूरा देश है, उसको पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उसी को कंस्टिट्यूएंसी बोला जाता है। विधानसभा के इलेक्शन होंगे तो राज्य को पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसको कंस्टिट्यूएंसी बोला जाता है। म्युनिसिपल के इलेक्शंस होंगे तो एक डिस्ट्रिक्ट को डिवाइड किया जाता है, उसको वार्ड्स बोला जाता है। तो एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान लो कि लखनऊ एक कंस्टिट्यूएंसी, लखनऊ में एक सीट है, तो लखनऊ पे एक सीट के लिए हम चुनाव लड़ेंगे और हम वोट देंगे। विधानसभा में जैसे एक शहर में बहुत सारी सीटें हैं,
जैसे यूपी की विधानसभा की 404, यानी कि पूरे यूपी को 404 सीटों में डिवाइड किया। अब ध्यान से सुनो, अब जैसे हर 10-10 साल में क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। जैसे 2002 में जितने हम थे वो अभी थोड़ी ना है। आजादी, जब हमारा देश आजाद हुआ तो तुम 33 करोड़ के पास थे। अब उस समय लोकसभा सीटें भी कम थी, लेकिन अब हम आ गए हैं 140 करोड़ के बाद, तो हमारी पॉपुलेशन भी बढ़ी है ना। अब पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब ये है कि अब क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ी है तो हमको सीटें भी तो बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहां पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन है। जहां पे जितनी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीटें। जैसे अमेरिका में 100 सीटें सेनेट की, ठीक है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जहां जितनी पॉपुलेशन उतनी ज्यादा सीट। तो यूपी सबसे ज्यादा पॉपुलर स्टेट है, 20 करोड़ की आबादी है, तो इसीलिए 404 सीट यूपी में सबसे ज्यादा है। 80 सीट लोकसभा की है वहां पे। कहने का मतलब यह है कि जैसे मान लो कि मेरी एक कम्युनिटी है, अब 10 लोग हैं उसके, तो 10 लोग एक सीट पे दे देंगे, ठीक है। लेकिन अगर हर 10 साल में सेंसस होता है, अब मान लो कि 10 साल में वो 100 हो गए, फिर 10 साल में वो 1000 हो गए, ऐसे करते 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 बहुत बढ़ गए, तो एक सीट थोड़ी ना, सीटें भी तो बढ़ानी पड़ेंगी ना, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, दायरा बढ़ रहा है। तो इसीलिए हम हमेशा सीटें बढ़ाते हैं, बाउंड्रीज पे लिमिट सेट करते हैं, टेरिटोरियल कंस्टिट्यूएंसीज बनाते, इसको कहते हैं डीलिमिटेशन। ओके, तो डीलिमिटेशन कमीशन हमारे 1952, 63, 73, 2002 ये चीज है। अब जो डीलिमिटेशन कमीशन है वो 2026 तक, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट कंस्टिट्यूएंसीज है 2001 में लास्ट बैठी थी, तो अब 2026 के बाद आप देखिएगा सीटें बढ़ाई जाएंगी। और अभी ये 2021 की पॉपुलेशन के सेंसस के हिसाब से होगा, तो अभी डीलिमिटेशन कमीशन बैठेगी और 2026 में आपको सीटें बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। कश्मीर में भी यही है। ओके, तो ये चीज है। अभी आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है अंडर डीलिमिटेशन एक्ट। डीलिमिटेशन कमीशन होती है, जिसका मैं आपको सब चीजें बता ही चुका हूं। तो इलेक्शन कमीशन के पास, उनके एम्प्लॉय के पास काफी ये लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती है, और सेंसस में डेटा आपके पास पूरा होता है, डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम, न्यू बाउंड्रीज को डिमार्केट किया जाता है। 5 साल लग सकते हैं। तभी देखिए 2021 में अभी सेंसस होगा। हालांकि रिजल्ट 2022 में होना अभी था, लेकिन कोविड के कारण इसको एक्सटेंड कर दिया गया, तो अब 5 साल लगेंगे। तो 2021 में सेंसस होगा, बाउंड्री का सब डिलिमिटेशन कमीशन बैठेगी, और 2026 में ये अपनी रिपोर्ट देगी, और उस हिसाब से बाउंड्री को रिड्रॉ किया जाएगा। समझे आप? वेरी गुड। स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें एक चेयरमैन होता है जो कि रिटायर्ड जज होता है, जो कमीशन होती है, सुप्रीम कोर्ट का जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड एनी ऑफ द 2 इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। 5 एमपीज एमएलएस को भी चूज किया जाता है। आर्टिकल 82 पार्लियामेंट कहता है डिलिमिटेशन एक्ट एवरी सेंसस, और आर्टिकल 170 स्टेट के लिए बोलता है। ओके, प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो वही है कि 2021 में होना है, ये कोविड के कारण सेंसस हो नहीं पाया, तो अब 2026 में होगा। अच्छा, कश्मीर में पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा डिलिमिटेशन के फेवर में नहीं है। उसका रीजन है, देखो जम्मू एंड कश्मीर में कश्मीर घाटी है। 2014 में जब इलेक्शन हुए तो कश्मीर, जम्मू में तो सीटें मिली थी, 87 सीटें थी ना विधानसभा में, भूल गया कितनी सीटें मिली थी, लेकिन बीजेपी को अच्छी खासी सीटें मिली थी, लेकिन घाटी में एक भी सीटें नहीं मिली थी। मुस्लिम पॉपुलेशन है कश्मीर में, तो अब यहां पे ये है कि अगर हम सीटें बढ़ा रहे हैं तो हिंदू पॉपुलेशन बढ़ी है, तो अगर मान लो सीटें बढ़ेंगी जम्मू में, तो भाई ये पॉपुलेशन के हिसाब से बढ़ेगी ना, यानी कि जो हिंदू का वोट है वो हो सकता है बीजेपी को चला जाए या किसी और को चला जाए, हमारा वोट कट सकता है। तो इसीलिए यहां पे बोला जा रहा है कि डिलिमिटेशन कराने की ऐसा सच जरूरत नहीं है, जब मोदी जी सबसे मिले थे, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो डिलिमिटेशन वही आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हर 10 साल में होता है। यूनियन गवर्नमेंट एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाती है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज उसको पूरा देखते हैं। उसके बाद फिर डेटा और जो भी सीट्स हैं, मीटिंग्स, सारे के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ होती है, रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, देन देयर इज डिलिमिटेशन। बताओ, विथ रेफरेंस टू द डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डिलिमिटेशन कमीशन, ये स्टेटमेंट आप बताइए। ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये बिल्कुल सही बात है, कोर्ट में चैलेंज इसको नहीं कर सकते। पता चला कोर्ट में चैलेंज का मामला अटक गया, ये बहुत जरूरी है ना। When the orders of the delimitation commission are laid before the Lok Sabha और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, they cannot affect any modification in the order। ये बिल्कुल सही बात है। एक बार ऑर्डर पास हो गया फिर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता, तो दोनों ही सही है। सी इज द करेक्ट आंसर। डिलिमिटेशन के बारे में आप अच्छे से बता देंगे, डिलिमिटेशन है क्या, कितनी बार डिलिमिटेशन कैरी हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आप बता देंगे, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाना पड़ेगा। पहली बात तो थोड़ा सा हिस्ट्री बता दीजिएगा, अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है वो बता दीजिएगा, बॉडी में ये आएगा, एंड देन देयर इज कंक्लूजन। ओके, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग।